जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी जंग के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो धीरे धीरे आज के समय की सबसे बड़ी जंग में तब्दील हो रही है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की जंग की। इजराइल और ईरान के बीच में बहुत दिनों से एक घमासान चल रहा है। पहले शुरुआत में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ये कहते हुए कि हम आपको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे और इसलिए हम उन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाहते हैं जहां पर कि आप जो न्यूक्लियर परीक्षण करते हुए अपने आप को एक न्यूक्लियर बम बनाने की उसमें हैं, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वहाँ से फिर वार पलटवार शुरू होते हुए धीरे धीरे ये जंग आगे बढ़ती गई। ईरान ने इजराइल पर हमले किए, इजराइल ने ईरान पर हमले किए और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में ये देखने का अवसर था कि कौन सा देश किस तरह से किसके साथ खड़े होने का प्रयास कर रहा है। देखिए, ये ऐसा समय है जहाँ पर अलग अलग देशों की, अभी जब से भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, वहीं से कई श्रृंखलाएं, कई चीज़ें शुरू हुई हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने अलग अलग देशों के जो हथियार हैं उनका भी परीक्षण हो रहा है, उनकी भी टेस्टिंग हो रही है और साथ ही साथ एक दूसरे की क्षमताओं का आकलन भी भीतर जरिए से किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र धीरे धीरे बहुत दिनों से इजराइल का आह्वान था कि अमेरिका इसमें ज़रूर शामिल होगा और अमेरिका को अटैक करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए मिसाइलों से, तो उससे काफ़ी नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ा है। लेकिन इजराइल ने शुरुआत से ये ठान रखा था कि हम आपके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अमेरिका काफ़ी समय तक एक तरह से चुप्पी साधे हुए रहा और धीरे धीरे करके, लेकिन उसने एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत जो कल उनके 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर ज़बरदस्त हमला किया है। अब ये देखने में आ रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से अब इस जंग में उतर चुका है। तो दोस्तों, इस पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे बहुत सारे जो भी वीडियोज़ हम बनाएंगे आप तक पहले पहुंचेंगे। तो कृपया सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ मैं अब इसमें भारत की भूमिका कहाँ है और कैसे है, इस पर भी कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, भारत ने सदैव, चाहे वो हमारे रसिया और यूक्रेन का युद्ध रहा हो और चाहे वो अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, तो भारत का जो एक स्टैंड रहा है कि वार्ताओं के द्वारा ही समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है। इसी स्टैंड को लेते हुए अपनी समान एक तरह से दूरी बनाते हुए जो अपनी एक आवश्यकताओं की पूर्ति और साथ साथ अपने स्टैंड को क्लियर करने का प्रयास किया है, उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। जैसे कि यूक्रेन युद्ध के समय भी हमारे देश के जो भी नागरिक वहाँ फंसे हुए थे, उनको निकालने में बड़ी ही सम्मानजनक तरीके से उनको निकालने में हमारा देश जो है कामयाब रहा है। और वही स्थिति यहाँ पर भी हमने पिछले दिनों में देखी है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है वहाँ से नागरिकों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसमें जो हमको जैसे इजराइल से जिनको निकालना था, उनके लिए इजराइल के समीप आर्मीनिया और जो है आर्मीनिया के थ्रू और उससे जो वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं उनसे संपर्क करते हुए हमारे जो वहाँ के नागरिक हैं वो आर्मीनिया पहुँच सकते हैं और वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जा सकता है। और उसी तरह से ईरान में फंसे हुए जो हमारे नागरिक हैं, उनको इजिप्ट और जॉर्डन के थ्रू, इजिप्ट और जॉर्डन इजिप्ट बॉर्डर तक वो वहाँ की एम्बेसी से संपर्क करते हुए और जॉर्डन और इजिप्ट के बॉर्डर तक जा सकते हैं और फिर इजिप्ट से उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। तो ये जो इस तरह की जो सफलताएं हैं वो देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए ये उपलब्धि की तरह है। लेकिन
अब कल के हम हमले के विषय में बात करते हैं। ये अमेरिका का बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्लान किया हुआ एक ज़बरदस्त प्रहार है। उन्होंने 6 जो B2B बॉम्बर्स हैं उनके थ्रू ऐसा बताया जा रहा है कि 12 जो बम हैं वो गिराए हैं उन्होंने, जिनकी बमों की क्षमता जो बंकर्स को ध्वस्त करने की बंकर ब्लास्टर बम्स को यूज़ किया है। और ये B2 बॉम्बर के थ्रू जो कि एक बहुत ही उच्च कोटि का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, और ये उन्होंने अमेरिका ने अपनी एक क्षमता को प्रदर्शित करने का काम किया है। और साथ ही साथ उन तीनों उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। और ये जो युद्ध है इसमें मुख्य चीज़ ये है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, बस यही इसका जो ये है। अब ईरान की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि ईरान अमेरिका के एयर बेसेस पे अटैक कर सकता है। अब ईरान अमेरिका के एयर बेसेस पे अटैक करके क्या हासिल करेगा, कहाँ तक, हाँ, ये ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आगे आने वाले समय में ये युद्ध और भी किस स्तर तक जाएगा ये अभी देखने का विषय होगा, क्योंकि उसके परमाणु ठिकानों पर बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, ऐसा समझ में आ रहा है। अभी उसका आकलन धीरे से निकल करके बाहर आएगा, क्योंकि क्लेम दोनों तरफ से जो हैं वो बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ करके भी होते हैं। लेकिन जो फोर्दो जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला उनका न्यूक्लियर अड्डा था, वहाँ पर जो अटैक हुआ है उस पर बहुत भारी नुकसान होने की खबर सुनाई पड़ रही है। और इसके साथ ही ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि फोर्दो सहित तीनों न्यूक्लियर साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ट्रंप का ये दावा है। ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस हमले को बिल्कुल सही बताते हुए, और उन्होंने एक दावा किया है कि उन तीनों न्यूक्लियर ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। और उन्होंने अपनी जो सेनाएं हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया है, उनकी पीठ थपथपाई है, और ये कहा है कि ये अमेरिकी सेना ही है जो ऐसा कर सकती है। तो इसके साथ ही अब यहाँ पर एक बात और आया है कि जो पाकिस्तान इसमें कहाँ पे है, पाकिस्तान का ये कहना था कि जब यदि ईरान पर कोई एटॉमिक अटैक होता है, कोई परमाणु हमला होता है, तो पाकिस्तान इसमें जो है शामिल होगा और ईरान की मदद करेगा। ईरान, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट मानता है और उसने घोषित किया हुआ है, और वो कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है। तो एक बार उसने ये कह दिया कि अगर ईरान पर कोई परमाणु अटैक होता है तो उस पर हम जो है ईरान की तरफ से ईरान की मदद करेंगे। लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर ही तुरंत यू टर्न लेते हुए उनकी पार्लियामेंट में ये बात कही गई कि जो पाकिस्तान है वो एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद जब हमारे भारत के साथ में एस्केलेशन था तो उस समय भी हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम कोई परमाणु हमला कहीं किसी देश पर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि सब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और अपनी बात कहने से पहले तो सोचते ही हैं, और कई बार कुछ लोग हैं जो कहने के बाद भी सोचते हैं और उससे यू टर्न लेते हैं। वैसे ट्रंप के मामले में किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्रंप इस लड़ाई में कूदेंगे भी या नहीं, लेकिन कल रात जो ये अटैक हुआ, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अमेरिका पूरी तरह से इस जंग में इजराइल के साथ शामिल है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जो है अमेरिका का धन्यवाद दिया है, और उन्होंने अमेरिका के द्वारा इस किए गए अटैक को बहुत ही अच्छा कदम बताते हुए, और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है अमेरिका को, अमेरिकन फोर्सेस का, और उन्होंने गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल एंड गॉड ब्लेस मतलब जो वो फोर्सेस जो सभी मतलब मानवता के हित में जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनके लिए उन्होंने गॉड ब्लेस की वो की है। और इसके साथ ही
अभी देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और, हमारे यहाँ हमारे देश में कई बार हमारे कुछ लोग कई चीज़ों पर ऐसी टिप्पणियाँ करते रहते हैं जो कहीं किसी प्रकार से हमारे देश हित में शायद नहीं फिट बैठती हैं। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों से एक ही चीज़ का ध्यान मतलब एक ही चीज़ पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ही अपनी बातें रखी जाएं। स्पेशली जब फॉरेन अफेयर्स के मामले में कोई बात आती है, जब विदेशी मामलों में कोई बात कहनी होती है, तो उस समय भारत के स्टैंड को बहुत ही मजबूती से और बहुत ही बेहतर तरीके से रखना ही राष्ट्रहित में होगा और देश के हित में होगा। देखिए हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो अपने अनुसंधानों में लगे हुए हैं और हम अपने देश की सेनाओं की जो मारक क्षमता है, जो उनके पास हथियार हैं, उनको और उन्नत बनाने में और उनकी मारक क्षमता को और उनकी सटीकता को उच्च कोटि पर पहुंचाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता भी है। हम और भी कई विषयों पर अलग अलग वीडियोस बना करके आपके समक्ष हाजिर होने का प्रयास करेंगे। अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बात कही है, उन्होंने एक ही बात कही है कि शक्ति से ही शांति, मतलब कि उनका कहना है कि शक्ति के द्वारा ही शांति स्थापित की जा सकती है। ये शांति स्थापित करने का तरीका, उनका मानना यह है कि अगर पड़ोसी मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो वो हमारे लिए घातक होंगे, पड़ोसी मुल्क के लिए घातक होंगे और इसीलिए अमेरिका भी कभी नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए और इसलिए उसने 60 दिन का समय दिया था। इस 60 दिनों में वो जो है किसी समझौते की टेबल पर आकर के और परमाणु समझौता करे, लेकिन जब वो 60 दिन का समय बीत गया तो उसके बाद फिर जब इजराइल ने अपने हमले जारी किए तो पहले उनको सही ठहराता रहा अमेरिका और उसने ये देखने की कोशिश की कि शक्ति संतुलन किधर है, कितना क्या है, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से भरपूर हमले किए और जवाब में ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया इजराइल को भी। लेकिन अब जब अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया है तो अब ये देखने की बात है कि क्या ईरान अब भी अमेरिका के उन हवाई ठिकानों पर हमला करेगा जिसकी वो बात कर रहा है, और यदि वो हमला करता है तो फिर अब ये जंग किस तरफ आगे और बढ़ती है ये देखना होगा। अभी तक ईरान के समर्थन में कोई देश खुलकर नहीं आया है और जबकि अब इजराइल के समर्थन में अमेरिका शामिल हो चुका है, तो इस जंग का अब एक तरह से जो पैमाना है वो बदल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए आगे देखते हैं कि ये इसमें क्या होने वाला है और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक ही चीज़ की हम गुजारिश करते हैं कि हमारे देश के नागरिक जहाँ भी हैं, वो चाहे वो इजराइल में हों, चाहे वो ईरान में फंसे हों, उनको जिस तरह से एडवाइजरी दी जा रही हैं वो वहाँ के एम्बेसीज से संपर्क साधते हुए, और जो लोग ईरान में हैं उन्हें जो है इजिप्ट और जॉर्डन के थ्रू इवैक्यूएट कराया जाएगा, तो वो उस तरफ का रुख अपना कर सकते हैं और वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एयर इवैक्यूएशन की संभावनाएं नहीं हैं। इस तरह के युद्ध की स्थिति में वो संभावनाएं नहीं हैं और वहाँ पर जो तेहरान से जो है आर्मीनिया के थ्रू जो है वहाँ से इवैक्यूएशन हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं आज के अपडेट में इतना ही, और अब हम इस युद्ध को फॉलो करते रहेंगे और जैसे जैसी अपडेट्स होंगी आप सबके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।